नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम मध्य प्रदेश में जनजातियों को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने मध्य प्रदेश की दो प्रमुख जनजातियों भील जनजाति एवं गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम अन्य जनजातियों जैसे बैगा जनजाति, भारिया जनजाति एवं कोल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं जनजातियों से। जनजातियों से तात्पर्य उन मानव समूहों से है जो निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी निश्चित भाषा, संस्कृति, धार्मिक विश्वास एवं परंपराएं होती हैं। इनको आदिवासी एवं मूल निवासी भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है और मध्य प्रदेश में कई जनजातियां पाई जाती हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश में जो है बैगा जनजाति के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो बैगा जनजाति से भी हो सकता है 11 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इससे 11 नंबर का प्रश्न पूरा का पूरा बैगा जनजाति से बन सकता है, या फिर 5 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है बैगा जनजाति के पर्व एवं त्यौहार कौन से हैं, बैगा जनजाति की सामाजिक संरचना बताइए, या फिर बैगा जनजाति के धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बैगा जनजाति को। बैगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित, अर्थात इनको पुरोहित भी कहा जाता है, अर्थात इनको पंडा भी कहा जाता है। तो बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित, इसीलिए इनको पुरोहित या पंडा भी कहा जाता है। और बैगा जनजाति के जो सदस्य हैं वो गांव के पुरोहित होने के साथ साथ चिकित्सक भी होते हैं, अर्थात ये अपनी चिकित्सकीय सेवाएं भी देते हैं। साथ ही जो बैगा जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है। यही कारण है कि बैगा जनजाति की जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं उनमें इनका जो कद है वो मध्यम ऊंचा होता है, हाइट कम होती है, शरीर सुगठित होता है, नाक चपटी होती है, रंग काला होता है एवं बाल सीधे होते हैं। राइट। साथ ही ये जो बैगा जनजाति है, राइट, बैगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक उप शाखा है और भारत सरकार के द्वारा जो घोषित पिछड़ी जनजाति है भूमिया, उसकी ही एक क्या मानी जाती है, उप शाखा मानी जाती है। वहीं जो बैगा हैं उनको धरती पुत्र एवं बिछावर भी कहा जाता है। तो बैगाओं को पुरोहित, पंडा, धरतीपुत्र एवं बिछावर कहकर भी संबोधित किया जाता है। दरअसल जब जो बैगा जनजाति है ये विकसित हो जाती है तो इसके विकसित रूप को ही बिछावर कहा जाता है। और बैगा जनजाति पर एक पुस्तक लिखी गई है द वेगा, जो कि किसने लिखी है, वेरियर एल्विन ने लिखी है, जिससे हमें बैगा जनजाति को समझने में महत्वपूर्ण जो है सहूलियत होती है। अब अगर बैगाओं के भौगोलिक वितरण के बारे में बात करें तो बैगा जनजाति भी मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है उन जिलों में ये जो है बैगा जनजाति पाई जाती है। और बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, राइट, इत्यादि जो जिलों में है ये प्रमुख रूप से बैगा जनजाति पाई जाती है। और अगर एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा जाता है तो अगर आपको मैप बनाना आता है या आप इसकी प्रैक्टिस करें और मैप से अगर हम दर्शाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जैसे ये जो क्षेत्र है, राइट, ये यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है भील जनजाति। राइट, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, राइट, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये किसका है, ये हो जाएगा यहाँ पर गौड़ जनजाति का। तो गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, राइट, मंडला, अनूपपुर, शहडोल इस क्षेत्र में पाई जाती है। और दरअसल इसी क्षेत्र में बैगा जनजाति भी जो है वो
निवास करती है, जिसको मैं अलग मार्कर से आपको दर्शा रहा हूँ। ठीक है, तो जो बैगा जनजाति है ये भी जो पूर्वी सतपुड़ा है, इस एरिया में जो है गौड़ जनजाति के साथ साथ में यहाँ पर ये बैगा जनजाति भी जो है वो निवास करती है। तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा अर्थात डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल इत्यादि जिलों में बैगा जनजाति जो है, बैगा जनजाति का वितरण पाया जाता है। साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार बैगा जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 4.15 लाख है, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है, 2.71% है। अब हम यहाँ पर बैगाओं की सामाजिक संरचना या बैगाओं की जो सामाजिक स्थिति है उसको समझेंगे। तो जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति की सामाजिक संरचना में उनकी पारिवारिक जो व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक होती है, अर्थात परिवार में जो पुरुष है उसका वर्चस्व होता है। राइट। इसके साथ ही बैगा जनजाति में जो पंचायती व्यवस्था है ये भी प्रमुख रूप से पाई जाती है, और पंचायत जो व्यवस्था होती है, पंचायती व्यवस्था, उसमें 5 प्रकार के पंच होते हैं, जिसमें से पहला हो जाएगा मुकद्दम। मुकद्दम गांव का प्रमुख या क्या होता है, मुखिया होता है। राइट। तो मुकद्दम गांव का प्रमुख या मुखिया होता है। फिर दोबान हो जाएगा, समरव हो जाएगा, कोटबार हो जाएगा एवं दबार हो जाएगा। साथ ही इनकी सामाजिक संरचना में अगर हम परिवार व्यवस्था को समझें तो सामाजिक संरचना में जो बैगा जनजाति है उनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है। साथ ही इनमें संयुक्त जो परिवार प्रथा है वो पाई जाती है। राइट। और घर का जो पुरुष वर्ग होता है वही परिवार के संचालन के लिए नियम बनाता है एवं उनका संचालन करता है। साथ ही घर का जो पुरुष मुखिया होता है उसकी आज्ञा भी सभी लोगों को माननी होती है। घर में जो स्त्रियों की स्थिति है वो पुरुषों के बाद में आती है। राइट। साथ ही पुरुषों में जितने भी जो सामाजिक मामले होते हैं उनके निपटाने के लिए अपनी स्वयं की एक क्या होती है, परंपरा होती है। अब सामाजिक संरचना में अगर हम यहाँ पर जो बैगा जनजाति है तो उसमें गोत्र व्यवस्था भी पाई जाती है। राइट। और बैगाओं के 5 प्रमुख गोत्र माने गए हैं, और प्रत्येक बैगा जो है अपने गोत्र से जुड़ा एक गढ़, एक पवित्र स्थल एवं गोत्र चिन्ह को अवश्य ही मानता है। तो प्रत्येक बैगा जनजाति का सदस्य एक गढ़, एक पवित्र स्थल और गोत्र चिन्ह को मानते हैं। साथ ही बैगा गोत्र या वंश को क्या कहा जाता है, जात कहते हैं। तो बैगा का जो गोत्र है या वंश है उनको जात कहा जाता है। वहीं बैगा जनजाति की जो उपजातियां हैं वो कई हैं, जैसे नरौतिया, भरौतिया, बिजवार, रमैना, कठमैना, नाहर आदि जो हैं वो बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। गौड़ जनजाति के समान ही बैगा जनजाति भी दुर्गम क्षेत्रों में, राइट, घने जंगलों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। और ये जंगलों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो घास है एवं पत्तियां हैं, राइट, उनको छत पर डालते हैं और बांस एवं मिट्टी के क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। साथ ही ये जो बैगा जनजाति के लोग होते हैं ये किसी अन्य जनजाति के लोगों के साथ में नहीं रहते, बल्कि ये अपना गांव जो है वो अलग बसाते हैं। साथ ही इस जनजाति के जो गांव है उसको क्या कहा जाता है, पूर्वा कहा जाता है, जिनकी सुरक्षा करने के लिए कोटबार होता है। राइट। साथ ही पुरोहित का कार्य करने वाले व्यक्ति को बैगाओं में क्या कहा जाता है, बेवात कहा जाता है। बैगा जनजाति के लोग भी कम वस्त्रों को पहनते हैं और विशेषकर जो पुरुष बैगा है वो कमर के नीचे एक वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पर, सिर पर कपड़े का
टुकड़ा बांधते हैं। तो वहीं जो बैगा जनजाति की महिलाएं वो धोती पहनती हैं, राइट, या साड़ी पहनती हैं। साथ ही आभूषणों एवं गोदना का जो प्रचलन है वो भी बैगाओं में पाया जाता है। जो टैटू होता है या गोदना, उसको बैगा जनजाति में साज सज्जा का साधन माना जाता है। और डॉक्टर जो एल्विन है, जिन्होंने द बैगा नामक किताब लिखी है, उनके अनुसार बैगा जनजाति के जो लोग हैं वो हंसमुख एवं विशिष्ट समूह के होते हैं। भोजन में ये मांस खाते हैं और विशेषकर किसका, सुअर का। साथ ही मोटे अनाज, फल एवं कंदमूल आदि को ये सेवन करते हैं। इनकी जो भोजन है, भोजन में इनका जो सुबह का भोजन होता है उसको बासी कहा जाता है, दोपहर के भोजन को पेज एवं शाम के भोजन को बियारी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर बैगा जनजाति की जो रीति रिवाज है और मान्यताएं हैं उनको समझते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जो बैगा जनजाति है वो गोंड जनजाति के क्या होते हैं, पुरोहित होते हैं। और ये झाड़ फूक एवं जो टोने टोटके होते हैं उनमें भी विश्वास रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी के घर के बाहर नींबू और मिर्ची लटके हुए हैं, या फिर किसी के बाल डले हुए हैं, या फिर किसी के नाम का किसी ने जो है धागा बांधा है इत्यादि। तो जो टोना टोटका होते हैं या झाड़ फूक होते हैं, इनमें बैगा जनजाति के लोग विश्वास करते हैं। और जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उनको ओझा या गुनिया कहा जाता है। दरअसल आज भी हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति एलोपैथिक दवाइयों से ठीक नहीं होता है तो वो गुनिया के पास में जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में कुछ भी अशुभ हो रहा है तो मतलब क्या हुआ है, टोना टोटका हुआ है। तो ये टोना टोटके पर भी विश्वास रखते हैं। और इस जनजाति में भी मृतकों को दफनाया जाता है, परंतु यहाँ पर जो मृतक होते हैं और उनमें विशेषकर जो बुजुर्ग होते हैं उनको एक विशिष्ट सम्मान देने के लिए बुजुर्गों का दाह संस्कार किया जाता है और अन्य लोगों को दफनाया जाता है। विवाह पद्धति में देखें तो इनमें भी गोत्र प्रथा प्रचलित होता है, राइट। तो गोत्र प्रथा प्रचलित है, अर्थात ये अपने गोत्र में ही विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही गोत्र के युवक एवं युवती को भाई बहन माना जाता है। इसीलिए ये सगोत्र या अपने ही समान गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। साथ ही इनमें भी वधू मूल का प्रचलन है और इनमें जो बाल विवाह है वह नहीं होता है। साथ ही विवाह के पश्चात जो पति एवं पत्नी है वो दोनों ही तलाक लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और इसके लिए एक विशेष क्या है, प्रथा है। अगर दोनों पति पत्नी एक साथ तिनका तोड़ते हैं तो वो तिनका तोड़ते हैं तो वह तलाक का संकेत माना जाता है। साथ ही इनके जो विवाह है उनमें मंगनी विवाह, चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चौर विवाह, पेट्रोल विवाह, लमसेना विवाह या उधारिया विवाह जो है वो आदि क्या है, प्रचलित होते हैं। बैगाओं के धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं की अगर हम बात करें तो बैगा भी आत्मवादी होते हैं, अर्थात ये भी आत्मा अलौकिक दुनिया में विश्वास करते हैं, राइट। और तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करते हैं। इनके जो देवता हैं, बैगाओं के सबसे प्रमुख देवता बूढ़ा देव होते हैं, जिनका निवास स्थान होता है साल का वृक्ष। इसीलिए बैगा जनजाति के लोग साल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इतना पवित्र मानते हैं कि ये कभी भी साल के वृक्ष के जो पत्ते हैं उसको अपने हाथ में रखकर झूठ नहीं बोलते हैं। तो बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा ये बीमारियों से रक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा पाठ करते हैं। साथ ही गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव की आराधना करते हैं। इसके साथ ही बैगाओं की एक और प्रमुख आदत है जो कि मोस्ट आईएमपी है, वो ये है कि बैगा जनजाति के लोग जमीन को या भूमि को अपनी माता मानते हैं।
यही कारण है कि वो भूमि पर हल नहीं चलाते हैं। उनका कहना है कि अगर हम हल चलाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि हम हमारी माता पर हल चला रहे हैं, इसीलिए ये जमीन पर हल नहीं चलाते हैं। साथ ही महिलाओं के द्वारा तो हल को स्पर्श करना भी वर्जित माना जाता है। राइट। सरकार ने दरअसल कुछ प्रबंध किए हैं ताकि ये आगे हम इनकी जब आजीविका को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि ये हल नहीं चलाते हैं इसीलिए झूम कृषि कहते हैं। राइट, जिसको बेवार पौंड या झूम कृषि भी कहा जाता है, और सरकार ने इनको झूम कृषि करने की अनुमति भी दी है। तो ये यहाँ पर हमने इनके धार्मिक विश्वासों पर चर्चा की। अब नृत्य की बात करें तो बैगा जनजाति में जो बैगा जनजाति वो नृत्य में कुशल होती है। साथ ही कर्मा जो है बैगा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य होता है। साथ ही बल्मा नृत्य या बिल्मा नृत्य भी बैगा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है, जिसको प्रणय नृत्य भी माना जाता है। साथ ही अगर इनकी सामाजिक जीवन की बात करें तो ये मदिरा का भी जो है पान करते हैं। राइट, और नृत्य करते समय ये जंगली जानवरों के जो मुखौटे हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। पर्व और उत्सव की अगर हम बात करें तो बैगा जनजाति में समय समय पर जो है पर्व उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम यहाँ पर रसवना या रतौना पर्व को देखेंगे। राइट, जो रतौना पर्व होता है वो बैगा जनजाति द्वारा जो नंगा बैगा है उसकी स्मृति में ये रसनवा या रतौना जो है रसनवा या रतौना जो पर्व है ये मनाया जाता है। राइट, और इस पर्व में ये 9 दिन तक मनाया जाता है और 9वें दिन इसमें मधुमक्खियों की पूजा करते हैं, और ये जो पर्व है ये मंडला जिले में मनाया जाता है। राइट, साथ ही इनके जो नृत्य हैं उनको हमने अभी देखा था। राइट, तो इनके नृत्य में कर्मा नृत्य हो जाएगा, फिर बिल्मा नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा रीना, कर्मा, परधौनी, फाग, सुआ, सैला, दशहरा और ददरिया भी जो हैं वो बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बैगा जनजाति की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो दरअसल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब धार्मिक विश्वास बताए तो मैंने बताया था कि बैगा जनजाति के सदस्य धरती को अपनी माँ मानते हैं, इसीलिए धरती पर या जमीन पर हल चलाना पाप समझते हैं, और चूंकि ये पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर होते हैं और हल भी नहीं चलाते हैं, इसीलिए ये जंगलों को काटते हैं, वहाँ पर फल सब्जियाँ उगाते हैं और कुछ समय पश्चात में उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी क्षेत्र में चले जाते हैं। ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, जैसे दाहिया, पोंडू या बेवार खेती भी कहा जाता है। राइट, अब चूंकि दाहिया या स्थानांतरित कृषि है उस पर सरकार की लोग है, लेकिन इनका धार्मिक विश्वास ऐसा है कि ये हल चलाने को पाप समझते हैं, इसीलिए सरकार ने मंडला एवं शहडोल में इनको स्थानांतरित कृषि करने की जो है कुछ क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि करने की अनुमति दी है। तो ये स्थानांतरित कृषि या दाहिया या पोंडू कृषि के अलावा आखेट अर्थात शिकार भी करते हैं और मत्स्य का भी जो है मत्स्यन करते हैं, मछली का पालन करते हैं। इसके साथ ही ये मांस खाने के अलावा वनों से फल लाना, कंदमूल एकत्रित करना, शहद आदि को एकत्रित करने का काम करते हैं और इनको बेचकर जो है वो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं जो है प्राप्त करते हैं, और कुल्हाड़ी जो है वो इनका प्रमुख औजार माना जाता है। साथ ही बैगाओं को औषधि का भी अच्छा ज्ञान होता है, इसीलिए ये चिकित्सा के साथ साथ ओझा का काम भी करते हैं। अब अगली जनजाति हो जाएगी भारिया जनजाति। राइट, तो जो भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। भारिया मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी या सबसे दयनीय जनजाति है और 1981 की जनगणना में जो पातालकोट में रहने वाले भारिया थे उनको वर्तमान तकनीकी के बारे में,
न्यूज़पेपर के बारे में, कैमरा के बारे में या आधुनिक समाज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, राइट। इसीलिए इनको जनजातियों को, इस जनजाति के सदस्यों को जंगलियों के जंगली भी कहा गया था। तो भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है और 1981 की जनगणना के आधार पर इनको जंगलियों के जंगली की भी जो संज्ञा दी गई थी। यहाँ पर जो भारिया शब्द है इसका अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। साथ ही ये जो भारिया जनजाति है ये भार ढोने का कार्य करती है, इसीलिए इसको भारिया कहा जाता है। भारिया के अलावा इनको भूमिया के नाम से भी जाना जाता है और यह एक द्रविड़ियन परिवार की जनजाति है या द्रविड़ियन या कोलेरियन परिवार की एक क्या मानी जाती है, जनजाति मानती है, जो कि गौड़ जनजाति को अपना अग्रज या बड़ा भाई मानती है। साथ ही राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानती है। क्योंकि ये द्रविड़ियन या कोलेरियन परिवार की जो है जनजाति है, इसीलिए इनकी शारीरिक जो विशेषताएं वो गौड़ों या बेगाओं के समान होती हैं। इनका जो कद होता है वो मध्यम होता है, राइट। तो इनका जो कद है वो मध्यम होता है, रंग काला होता है, आंखें इनकी छोटी होती हैं, नाक चौड़ी होती है, हाथ पतले एवं दांत इनके क्या होते हैं, बारीक होते हैं। जो भारिया जनजाति है ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और उसमें भी विशेषकर जबलपुर मंडला, राइट, जबलपुर मंडला एवं छिंदवाड़ा जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। वहीं छिंदवाड़ा के जो पातालकोट के क्षेत्र में भारिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और पातालकोट क्षेत्र के जो भारिया हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इनकी उपजातियां एक तो भूमिया हो जाएगी और एक हो जाएगी भुईगर। वहीं अगर हम इनकी सामाजिक संरचना या नातेदारी के बारे में चर्चा करें तो इनकी जो सामाजिक संगठन है वो कैसा होता है, प्रजातांत्रिक होता है, परंतु कहीं कहीं पर इनमें परंपरावाद के लक्षण भी दिखते हैं। समाज का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। तो समाज का मुखिया पटेल कहा जाता है और बाकी के सदस्यों को इसकी बात माननी पड़ती है। साथ ही ये जो अन्य सदस्य होते हैं उनको भुमला, पड़ियार और कोटियार भी जो है इनकी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारिया जनजाति समाज में समतामूलक जनजाति है जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया। अभी तक जो जनजातियां हैं हमने देखी थी कि वो पितृसत्तात्मक जनजातियां थी जिसमें पुरुष जाति का वर्चस्व था, लेकिन भारिया जनजाति समतामूलक जनजाति है जिसमें पुरुष एवं स्त्री को बराबर का दर्जा प्राप्त है। साथ ही ये जनजाति भी गोत्र व्यवस्था में विश्वास रखती है और ये समाज भी गोत्र चिन्ह पर क्या होता है, गोत्र चिन्ह पर ये जो है विश्वास रखते हैं। भारिया जनजाति के आवास की अगर हम बात करें तो भारिया जनजाति के लोग जिस स्थान पर रहते हैं उसको ढाना कहा जाता है और जो ढाना है, ढाना में 2 से लेकर 25 तक क्या होते हैं, घर होते हैं और भारिया जनजाति के जो सदस्य हैं वो अपने घर को मिट्टी के माध्यम से, बांस एवं लकड़ी के माध्यम से तैयार करते हैं और जो दीवारें हैं वो मिट्टी, बांस और लकड़ी की होती हैं और घास जो फूस है, राइट, घास फूस और चारा बिछाकर जो है घर की छत बनाई जाती है और घर अधिकतर जो है वो 2 पंक्ति में होते हैं। रहन सहन पर अगर चर्चा करें तो भारिया जनजाति के लोग धोती, कुर्ता और बंडी पहनते हैं, राइट। साथ ही सिर पर जो है वो पगिया भी बांधते हैं। स्त्रियां साड़ियां ऊपर एवं नीचे लपेटती हैं और इनमें चूड़ी प्रथा भी पाई जाती है। वहीं खान पान पर नजर डालें तो भारिया जनजाति के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं और इनका जो प्रिय भोज्य पदार्थ है वो क्या होता है, पेज होता है। साथ ही ये महुआ और आम की गुठली से रोटी बनाते हैं, कंदमूल खाते हैं और सब्जियां भी इनके भोजन में सम्मिलित होती है।
इनके भोजन में एक महत्वपूर्ण है, वो है ठेठरा। ठेठरा एक तरीके की मोटी रोटी होती है जो कि त्योहार के अवसर पर बनाई जाती है, और ये महुए के फल और ज्वार मक्के के जो आटे हैं उससे मिलाकर एक मोटी रोटी बनाई जाती है जिसको ठेठरा कहा जाता है। फिर जो भारिया जनजाति है उसके रीति रिवाज एवं मान्यताओं में देखें तो जो भारिया जनजाति के लोग हैं ये कला संपन्न होते हैं, और भारिया जनजाति की महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर कई प्रकार की रंग कर्म का कार्य करती हैं, कई प्रकार का अलंकरण करती हैं। साथ ही इनकी जो बोली है वो क्या कहलाती है, भरनौती कहलाती है, और इनमें गीत कथा एवं पहेलियों का काफी क्या है प्रचलन होते हैं। फिर भारिया जनजाति में अगर हम मृत्यु के समय की बात करें तो भारिया जनजाति भी मृतक के लिए एक मिट्टी का गोल चौतरा बनाते हैं, राइट, उस पर पत्थर रखते हैं और मंडप जो है वो छवाकर, मंडप को छवाकर एक तरीके से लेस कराना, छवाकर जो है अनुष्ठान करते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, व्यक्ति का बड़ा विवाह कहा जाता है, राइट। तो जहां पर व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है वहां पर पत्थर रखकर मंडप को छवा देते हैं और उसे व्यक्ति का बड़ा विवाह कहते हैं, राइट। इनमें शव दफनाने का रिवाज है, राइट, और जब शव दफनाया जाता है तो गमी की रोटी का भी आयोजन किया जाता है, एक तरीके से मृत्यु भोज के समान जो है गमी की रोटी की परंपरा है। भारियाओं में भी युवा गृह होता है जहां पर युवक एवं युवतियों को जो है भावी जीवन के लिए जो है शिक्षा दी जाती है। भारिया जनजाति में विवाह पद्धति की बात करें तो विवाह जो है वो समगोत्री विवाह जो है वर्जित होते हैं, अर्थात इनमें भी गोत्र जो परंपरा है वो प्रचलित होती है। एक समय पहले जो है भारिया एवं गौड़ों में विवाह संबंध भी होते थे, और इनमें भी मामा बुआ के जो लड़कियों की विवाह है जिसको हम क्या कहते हैं दूध लठावा विवाह, उसको भी प्राथमिकता दी जाती है। और भारिया जनजाति में ये 4 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं जिसमें मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह हो जाएगा। फिर धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं की अगर हम चर्चा करें तो ये हिंदू धर्म का इन पर प्रभाव है, साथ ही भारिया जनजाति के लोग जैन धर्म में भी विश्वास रखते हैं। इनके देवता हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ और नाग देव इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। साथ ही बड़ा देव, बागेश्वर, मुठवा, भीमसेन देवता भी इनकी जातीय देवता है, राइट। और भूम का इनका समन या क्या होता है ओझा होता है। अगर पर्व और उत्सव की बात करें तो चूंकि इनके जीवन पर हिंदू धर्म का प्रभाव होता है इसीलिए ये कई हिंदू त्योहारों को, जैसे हिंदू त्योहार होली दिवाली मनाते हैं, इसके अलावा भी बिद्री पूजा, नवाखानी और जवारा जो त्यौहार हैं इनका ये आयोजन करते हैं। फिर जो भारिया होते हैं ये भी कई तरीके के नृत्य करते हैं, जैसे में भड़म सहतम हो जाएगा, कर्मा सैला गाड़म हो जाएगा, अहिराई, ये सभी जो है भारिया जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। अब भारिया जनजाति की अगर अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो भारिया जनजाति के जो लोग हैं वो जड़ी बूटियों के एकत्रण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और ये इनका पारंपरिक कार्य होता है। प्राचीन समय से ये जड़ी बूटियों को जानने में समझने में एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए कई जड़ी बूटियां और लघुपज को एकत्रित करते हैं और उसको बेचकर अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो खरीदते हैं। ये भी पहले अस्थायी या जो स्थानांतरित खेती करते थे जिसको दहिया या झूम खेती भी कहा जाता था, परंतु अब ये समतल मैदानों में रहते हैं और स्थायी खेती भी करने लगते हैं। इनके जो घर हैं वो बांस की सामग्री से बनते हैं और साथ ही साथ ये बांस की जो सामग्री है, बांस से कई प्रकार की सामग्री बनाने में भी निपुण होते हैं, जैसे बांस से टोकरी बनाना, राइट, या
सूपा वगैरह बनाना, तो ये जो है बांस से बनाए जाते हैं। फिर वहीं जो बांस की पत्तियां हैं एवं जो बाहरी घास है उससे झाड़ू बनाकर ये बेचते हैं। यही इनकी जीविका के क्या होते हैं, साधन होते हैं। अब हम कोल जनजाति को पढ़ते हैं। तो कोल जनजाति भी मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है और साथ ही यह जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसका वर्णन हमारे देश के जो पुराण है, ऋग्वेद है, राइट, ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, महाभारत एवं रामायण में इस जनजाति का उल्लेख मिलता है। दरअसल कोल जनजाति रामायण में उल्लेखित सबरी को अपना क्या मानती हैं, अग्रज मानते हैं, राइट, या सबरी के अपने आप को वंशज मानते हैं। जो कोल जनजाति है ये झारखंड एवं बिहार में पाई जाने वाली मुंडा समूह की ही क्या है, जनजाति है, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में भी मिलता है। साथ ही ये आस्ट्रिक परिवार की जनजाति है जिसको जो मैक्स मूलर है उसने कोल या कोलारिन कहा है, अर्थात यह कोल वर्ग या मुंडारी वर्ग की क्या है, जनजाति है। फिर अगर हम इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो कोल जनजाति के जो सदस्य हैं, नागरिक हैं, वो काले रंग के होते हैं और इनका कद मध्यम होता है, हाइट कम होती है, होंठ मोटे होते हैं, माथा उभरा हुआ होता है एवं बाल क्या होते हैं, काले होते हैं। ये जो कोल जनजाति है ये मध्य प्रदेश के जो बिंदु कैमूर क्षेत्र हैं उनमें ये मुख्य रूप से जो है पाई जाती है। दरअसल यहाँ पर जगह कम पड़ गई है, हाँ, तो ये जो है बिंद कैमूर जो क्षेत्र है उसमें ये जनजाति पाई जाती है। अगर हम यहाँ पर मैप बनाना चाहें तो हम यहाँ पर मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एरिया है इस एरिया में कोल जनजाति पाई जाती है। तो कोल जनजाति का मध्य प्रदेश में वितरण विंध्य कैमूर श्रेणियों के बीच में होता है और ये विंध्य कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी होते हैं और ये रीवा को अपनी रियासत बनाते हैं। ये मुख्य रूप से जो रीवा है, सीधी, सतना, शहडोल और जबलपुर में पाए जाते हैं। 2011 के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है वो 11.67 लाख है और ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति मानी जाती है। अब नातेदारी की अगर हम बात करें तो यह भी पितृसत्तात्मक जनजाति है, परंतु स्त्रियों को भी कुछ धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य करने की आज़ादी होती है। सामाजिक संरचना में जो कोल जनजाति होती है उसमें गांव की एक समिति होती है, राइट। तो गांव की एक समिति होती है जो कि आवश्यक उद्देश्यों को तय करती है और विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाती है। तो सामाजिक संरचना में इनके गांव की एक समिति होती है जो कि उद्देश्यों को तय करती है। साथ ही जो कोल जनजाति की पंचायत होती है उसको दाहिया कहा जाता है, गोहिया कहा जाता है और यही कोल जनजाति के जो आपसी विवाद होते हैं उनका समाधान करती है। और मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजाति हैं उन जनजातियों की तुलना में यह जनजाति में राजनीतिक चेतना जो है वो अधिक पाई जाती है। फिर कोल जनजाति की उपजातियों में दो मुख्य उपजातियां मानी जाती हैं, जिसमें एक रौतिया हो जाएगी और दूसरे रौतेले हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी जो कोल जनजाति है उसकी उपजातियों में भरौतिया हो जाएगा, दसोरा हो जाएगा, कगवाड़िया हो जाएगा, कठोतिया हो जाएगा, मवासी हो जाएगा, राइट, ठाकुरिया हो जाएगा, रेवरिया हो जाएगा एवं बिंज। ये कोल की क्या हो जाएंगी, उपजातियां हो जाएंगी। जो कोल जनजाति है वो गौड़ जनजाति या बैगा जनजाति की तुलना में ये खुले स्थानों पर रहना पसंद करते हैं और ये वहीं पर रहते हैं और वहीं पर बसते हैं। ये भी आवास के लिए घर बनाते हैं जो कि मिट्टी के बने होते हैं और घर की जो छत है वो घास फूस की बनी हुई होती है।
साथ ही रहन सहन की अगर हम बात करें तो ये जनजाति पूरे वस्त्र धारण करती है। जो गौड़ जनजाति है, बैगा जनजाति है, भारिया जनजाति है, तो उसमें से भी जो गौड़ एवं बैगा है वो बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं और विशेषकर कमीज कमर के नीचे ही कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर हम कोल जनजाति की बात करें तो ये पूरे वस्त्र धारण करती हैं और महिलाएं शारीरिक सज्जा पर भी विशेष रूप से ध्यान देती हैं, जहां पर कपड़ों के साथ साथ गोदना या टैटू को भी महत्व दिया जाता है। अगर इनके हम खान पान की बात करते हैं तो जो कोल जनजाति के सदस्य हैं वो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। साथ ही ये जनजाति के लोग गाय एवं शेर का जो है वो मांस नहीं खाते हैं। इस पर भी हिंदू धर्म का परिलक्षण या प्रभाव देखा जा सकता है। इस वजह से ये गाय एवं शेर को भी पवित्र मानते हैं और उसका मांस नहीं खाते। इनमें शराब का प्रचलन नहीं है, परंतु त्योहारों के अवसर पर ये शराब का सेवन करते हैं। साथ ही ये शराब का जो है उसका निर्माण नहीं करते हैं। फिर अगर हम रीति रिवाज की बात करें तो इनमें भी जन्म से लेकर विवाह तक कई संस्कार होते हैं जो कि हिंदू रीति रिवाजों के समान ही होते हैं। मृत्यु के पश्चात भी जो अंतिम संस्कार है वो दोनों तरीके से होता है। राइट, जिस व्यक्ति की मृत्यु रोग से होती है, राइट, बीमारी से होती है, उसको अग्निदाह कर देते हैं और सामान्य रूप वाले व्यक्ति को दफना दिया जाता है। राइट, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लोग भी जो है जागरूकता रखते हैं। जैसे वर्तमान समय में आपने सुना होगा कोरोना काल में जो बॉडीज थी उनको दफनाया नहीं गया था बल्कि जलाया गया था, ताकि जो शरीर के अंदर जो भी कोरोना वायरस या जो भी जीवाणु बैक्टीरिया हैं वो भी शरीर के साथ ही क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि दफनाने में उससे संक्रमण का खतरा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जनजातियां भी इस बात पर गौर करती थी कि अगर किसी व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु हुई है तो वो अन्य लोगों में ना फैले या सुरक्षा के लिहाज से उसका अग्निदाह करते थे और सामान्य रूप से जिसकी मृत्यु होती थी उसको दफनाते थे। विवाह की पद्धति भी हिंदुओं के समान है। इनमें बहु विवाह प्रथा भी देखी जा सकती है। राइट, यहाँ पर अगर जो विधवा विवाह का प्रचलन है, लेकिन विधुर जो है वो विधवा से ही या तलाकशुदा से ही जो है शादी करता है। और इसमें ये एक ऐसी जनजाति है जिसमें वधू मूल्य का क्या है, प्रचलन नहीं है। दरअसल हमारा जो सामान्य समाज है उसमें दहेज प्रथा चलती है, अर्थात जो युवती का परिवार है या लड़की का परिवार लड़के को धन दौलत देता है, आभूषण देता है, जिसको दहेज कहा जाता है। बाकी जनजातियों में वधू मूल्य उल्टा चलता है, अर्थात लड़के का परिवार युवती के परिवार को जो है वो धन संपत्ति देता है। तो इस जनजाति में बहुमूल्य की प्रथा नहीं है। वहीं अगर हम धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं पर चर्चा करें तो ये जनजाति भी धर्म पर अटूट विश्वास रखती है और चूंकि इस जनजाति पर हिंदू सभ्यता एवं हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा है, इसीलिए ये जो अधिकांश हिंदू देवी देवता हैं उनका ही पूजन करते हैं। ये सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, पवन देव, गंगा, यमुना आदि नदियों का जो है पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही इनके कई जैसे देवता जैसे ठाकुर देव, ठकुराइन दाई, ज्वालामुखी शारदा माता, बघोसर, भैरव बाबा, बैरागी बाबा, घमसान देव, अहोरा, राइट, सन्यासी देव, ये इनके क्या होते हैं, प्रमुख देवी देवता होते हैं। इसके साथ ही ये हिंदू देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं। ये भी जादू टोना पर विश्वास करते हैं तथा अपनी आजीविका के साधन फसलों की रक्षा के लिए ये सूर्यदेव, चंद्रदेव, पवन देव, इंद्रदेव से क्या करते हैं, एक तरीके से उनकी पूजा करते हैं और साथ ही साथ गंगा, यमुना की भी पूजा करते हैं। इनके जो जन्म है, विवाह है, रीति रिवाज हैं, वो सभी हिंदू रिवाजों की तरह ही संपन्न होते हैं। चूँकि हिंदू धर्म से प्रभावित हैं इसलिए इनके पर्व उत्सव भी हिंदुओं के समान ही होते हैं या हिंदुओं के ही होते हैं। होली,
नवदुर्गा, रामनवमी, तीज और दशहरा। नृत्य में इनका जो नृत्य है वो दह का प्रमुख नृत्य माना जाता है। और इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये भी अपनी जीविका के उपार्जन के लिए कृषि का कार्य करते हैं। पुरुष जो है वो केवल और केवल बुआई, राइट, बोनी का या बुआई का कार्य करते हैं। बाकी समय समय पर जब फसल वृद्धि करती है तो निंदाई गुड़ाई का कार्य या फसलों में से खरपतवार निकालने का जो कार्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही ये पशुपालन भी करते हैं और जिन लोगों के पास में अधिक भूमि होती है ये लोग भूमि से बटाई भी लेते हैं, राइट, अर्थात किसी अन्य की भूमि पर ये मेहनत करते हैं और जितना भी उत्पादन होता है उसको किसी एक निश्चित अनुपात में बांटा जाता है, जिसको हम कहते हैं बटाई पर लेना। तो ये भूमि को बटाई पर भी लेते हैं। ये इनका जो है आजीविका के साधन होते हैं। तो आप अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।